नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने दी सौगात। 126 नव चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की प्रदेशवासियों से अपील। उत्तराखंडवासी रहें एकजुट, प्रदेश के विकास में दें योगदान। एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। उत्तराखंड में परिसीमन का मुद्दा पकड़ रहा जोर। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए आधार। पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर दिया जोर। लालकुआ में स्टैंप विक्रेता, नोटरी, वकीलों का कार्य बहिष्कार। प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को हुई परेशानी। यूसीसी के कई प्रावधानों की वजह से परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। और केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी। निचले क्षेत्रों में बारिश और सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट। लोगों को बचाव के लिए अलाव का सहारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 126 नवनियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पिछले 3.5 साल में राज्य में 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नौकरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी उत्तराखंडवासी एकजुट रहें और किसी भी प्रकार के बहकावे में न आए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक उत्तराखंड एक उत्तराखंडी की भावना के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दें। सीएम धामी ने सख्त लहजे में यह संदेश दिया कि उत्तराखंड की एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ विमानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक अलंकरण समारोह में 25 फरवरी 2025 को उप महानिरीक्षक हिमांशु नौटियाल को तटरक्षक पदक से सम्मानित किया। बता दें कि तटरक्षक पदक प्रतिष्ठित सम्मान तटरक्षक बल के उन कर्मियों को दिया जाता है जो सेवा में असाधारण वीरता और विशिष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा में तटरक्षक बल के योगदान की सराहना की और उनकी निष्ठा और समर्पण की प्रशंसा की। उप महानिरीक्षक हिमांशु नौटियाल मूल रूप से गांव प्रकंडी, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के निवासी हैं। उप महानिरीक्षक हिमांशु नौटियाल 14 जुलाई 1991 को भारतीय तटरक्षक में शामिल हुए थे। उन्होंने कोची में भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य में गनरी और वेपन सिस्टम में पेशेवर विशेषज्ञता प्राप्त की है। अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है और आईएमओ लंदन में समुद्री सुरक्षा समिति और समुद्री पर्यावरण प्रदूषण समिति की बैठकों के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे हैं। उनके पास विशाल समुद्री अनुभव है।
खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप ऑफिस रुड़की पर एक बार फिर अज्ञात शूटरों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 26 फरवरी की सुबह अज्ञात सूत्रों के द्वारा खानपुर विधायक के कैंप ऑफिस पर शूटरों द्वारा दहशत फैलाने की कोशिश की गई। खानपुर विधायक उमेश कुमार के निजी सचिव जुबेर काजमी और सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर दी गई। उनके द्वारा तहरीर देने के बाद पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी बताई जा रही है। पुलिस शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड ऊर्जा आउटसोर्स श्रम संगठन ने ठेका कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर विद्युत वितरण विभाग रुड़की के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। कई कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। के माध्यम से जो लाइनमैन रखे गए हैं वो लोग आए हुए हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, तो वो चीज़ें मैंने चेक करवाई गई हैं। कह रहे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है मैटर। अभी डब्ल्यूओ से बात करी गई और एक्शनों से बात कर रहे हैं। तनख्वाह दिसंबर तक सबको मिल चुकी है। इनके बिल लगते हैं, बिल लगने के बाद इनको पेमेंट होता है। एक मामला आया कि काई बिजली घर पे 7-8 लोगों को पेमेंट नहीं हुआ। उसमें कुछ हुआ कि पुराना ठेकेदार की जगह दूसरा टेंडर होता है नया, तो उसमें नया ठेकेदार कोई आया है, इसलिए उसका पुराना रेगुलाइज होने का वो है। बात बाकी इनकी मेन मांग ये है कि हमें रेगुलाइज करा जाए और या हमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यान्वित की जाए। पिछले 6 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली और सैलरी के आवाज उठाएंगे ना तो ये बोलते हैं ठेकेदार कहना कल से काम पे नहीं आना, सब अपने घर रही हो। कोई भी बोल दे, कोई भी कर्मचारी बोल दे कि सर मेरी सैलरी गिर दो, कहना कल गिरूंगा, उसके बाद फोन उठाना बंद। ठेकेदार फिलहाल तो मेघराज से नहीं है जी, उन्होंने 2 महीने में गिरी। उससे पहले तोकीर जी थे, उससे पहले भी जितेंद्र जी थे। ठेकेदार तो आपस में चेंज होते रहते हैं जी। लाइनमैन है सर, लगभग 6 महीने सैलरी नहीं मिली, पिछले तो मिली ही नहीं हमें। बोलते हैं कहना कल देंगे परसों देंगे, लेकिन तो 16 कर्मचारी है, 16 के 16 को नहीं मिली। नैनीताल के भीमताल के नौकुचिया ताल में हेलीपैड निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से निरीक्षण किया गया। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे भीमताल को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। जिला प्रशासन ने बताया कि नौकुचिया ताल में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 85,55,000 रुपए की लागत से 900 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में एक हेलीपैड बनाया गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर उतारने की क्षमता है। नौकुचिया ताल एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको देख के ही हेलीपैड का निर्माण किया गया है नौकुचिया ताल में। और आज डीजीसीए की टीम द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया, जिसमें उनके द्वारा हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल किया गया, जो सक्सेसफुल रहा हेलीकॉप्टर लैंडिंग। उसके अलावा भी कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी होने के बाद इस हेलीपैड को सुचारू रूप से चलाने का कार्यभार किया जाएगा। स्टार्टिंग में 2 टाइम चलेगी, एक बार सुबह एक बार दोपहर में। देहरादून से इधर आएगा और यहाँ से वापस देहरादून जाएगा एक एयरक्राफ्ट, और फिर 3 बजे के करीब दोपहर में दोबारा आएगा। उसके बाद जैसे कि ट्रैफिक होता है और जैसे कि बाकी शासन प्रशासन डिसाइड करता है तो और कोई और सेवा शुरू होने की तो बाद में निर्णय लिया जाए। रामनगर में महाशिवरात्रि पर्व पर माता बाल सुंदरी पर्यावरण सेवा समिति द्वारा आयोजित मेले में बिना नंबर प्लेट की बाइक पर ट्रिपल राइडिंग कर अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के दौरान मेले में शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर पुलिस कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसी बीच मुख्य सड़क पर कुछ लोग बाइक पर नियम विरुद्ध तरीके से ट्रिपल राइडिंग करने के साथ ही अराजकता का माहौल पैदा कर रहे थे। पुलिस ने तत्काल मौके पर बिना नंबर की 8 बाइकों को सीज करने की कार्रवाई की। नैनीताल जिले में इस बार आम और लीची के बागान में बोर की जबरदस्त बहार आई है। इससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वे इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं। नैनीताल जनपद अपने मीठे आम और रसीली लीची के लिए जाना जाता है। इस बार जिले के रामनगर, कालाढूंगी, चकलुआ और कोटाबाग क्षेत्रों में आम और लीची के बागान बोर से लकदक हो गए हैं। बागों में आए जबरदस्त बोर से किसान बेहद उत्साहित हैं। किसानों और ठेकेदारों का कहना है कि इस बार आम और लीची में बहुत अच्छा बोर आया है। अगर मौसम सही रहा तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
इस समय क्योंकि ठंड बहुत कम पड़ी है और मैं क्षेत्र भ्रमण में मैं कहीं पर भी किसानों से संपर्क कर रहा हूँ या खुद अपने निरीक्षण में देख रहा हूँ मौका मुआयने में कि इस बार आम और लीची और किसानों का फीडबैक लेने के बाद मुझे ये आश्वस्त हूँ कि इस बार आम और लीची की फसल बहुत अच्छी होगी। उत्तराखंड के पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन भारी वर्षा और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात और निचले इलाकों में मध्यम से तीव्र वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 28 फरवरी को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन देहरादून और टिहरी में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जैसे क्षेत्रों में 3200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। सत्ताईस और 28 तारीख को ये 2 दिन जो है पूरे उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। तो 27 और 28 में जो एक पश्चिम विक्षोभ ये निकल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आज 27 और कल 28 तारीख ये 2 दिन जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं, तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिलेगी। उत्तरकाशी में 2 दिन से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इससे ठिठुरन एक बार फिर बढ़ गई है। आपको बता दें, मौसम के मुताबिक उत्तरकाशी में 26 फरवरी से 1 मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा। इसके प्रभाव से तेज बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की गई थी, जो सही साबित हुई। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी का प्रस्तावित हर्षिल मुखवा दौरा भी खराब मौसम के चलते स्थगित हुआ था। मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि यहां बारिश और बर्फबारी किसानों की खेती के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उत्तरकाशी एक सेब बाहुल्य क्षेत्र है और सेब की फसल में इस समय बहुत जल्दी जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है सिल्वर टिप स्टेज आ गई है और थोड़ी दिन में आप देखेंगे तो ग्रीन टिप स्टेज आ जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ तो खैर ये सब स्थितियाँ देर से आएंगी। उन सब पौधों को जो पानी मिलेगा उसकी वजह से फूलों की जो है फ्लावरिंग पर, वेजिटेटिव ग्रोथ पर और बाद में इसके फ्रूट सेटिंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है उससे सेब की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी और उसका भी सेब की गुणवत्ता पर, उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में अब परिसीमन का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभा सीट उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी नेता और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया। परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। कि मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो।
तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। उत्तराखंड में चल रहे पहाड़ और प्लेन के मुद्दे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने खुद अपने मंत्री को डांट लगाई है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी अपील की है कि उन्हें भी अपने विधायकों को नसीहत देनी चाहिए कि इस तरह का विद्वेष उत्तराखंड में न फैलाएं। दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है समाज के हर वर्ग को, हर अन्य दल के कार्यकर्ता से इस बात की अपील करना कि सौहार्द बना के रखें। लेकिन जिस प्रकार से लगातार 3-4 दिन से कांग्रेस मुद्दे को एक प्रकार से उसका जो समाज का द्वेष पैदा करने का जो काम कर रहा है, उसके आधार में फिर अपील कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के जगत के लोगों से अपील कर रहा हूँ, पहचानिए देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल किसी ने किया। मैं डांट लगाई अपने मंत्री की, तो क्या मैं फिर कह रहा था इतना नैतिक बल कांग्रेस के अध्यक्ष में है कि आज भी जो पहाड़ मैदान की जो वहां पर चर्चा कर रहे हैं उनको बुलाकर चर्चा करे, उन पर कार्रवाई करे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल के वायरल वीडियो से पहाड़ी मैदानी विवाद खड़ा हो गया है। दोनों मंत्रियों का जमकर विरोध हो रहा है। कई जगह पुतला दहन भी किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे कांग्रेस का कृत्य बताया। भट्ट ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी हरकत करके और ऐसा माहौल बनाकर कांग्रेस अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। भट्ट ने कांग्रेस को सुझाव देते हुए कहा कि इससे कांग्रेस को बड़ी क्षति होने वाली है। 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। कि मैंने 2 दिन पहले भी बात कही थी कि उत्तराखंड के स्वरूप को, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार वातावरण में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अब प्रमाणित हो रहा है और फिर कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस नेताओं को सुझाव दूंगा कि अपनी बहुत बड़ी क्षति होने से बचाए। इस देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल खड़ा करके सर्वाधिक नुकसान सत्य कर रहा हूं, ये कांग्रेस को होने वाला है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बोलता है और उसमें खेद प्रकट करता है, उससे क्षमा याचना करता है, तो फिर इस विषय को टूल देने का आशय का क्या अर्थ है। और जिस प्रकार से लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसको बार बार मैदानी पहाड़ी कह के जो माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। मैं इस बात को मैं देख भी समझ रहा हूं। कांग्रेस के लिए तो अकल आनी चाहिए। इतने वरिष्ठ नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, उससे ऊपर के लोग हैं, क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हो, इसके पीछे का भाव क्या है। उत्तराखंड का मानस। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के गोलीकांड मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चैंपियन पर नरमी दिखाते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 110 यानी गैर इरादतन हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। बृहस्पतिवार को मामले की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला अस्पताल में भर्ती चैंपियन व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट में पेश होने पहुंचा। चैंपियन के वकील के मुताबिक जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी। शुक्रवार को चैंपियन को कोर्ट से राहत मिल सकती है। सीओ रुड़की ने चार्जशीट आज दाखिल की है, तो उसमें जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है। 307 आईपीसी हटा के 308 लगी उसमें, यानी 109 बीएनएस हट के 110 बीएनएस जज साहब ने मान लिया, वो कॉग्निजेंस पे हो गया आज। नहीं, मामला सब जुडिस है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, आज से तो राहत हुई, आज तो जो धारा जो कम हुई है ये, इससे तो राहत है। रामनगर में खनन कारोबारियों ने स्टोन क्रशर स्वामियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कोसी नदी के कालू सिद्ध और खड़ंजा गेट को बंद करते हुए प्रदर्शन किया गया।
खनन कारोबारी अनवर मलिक ने बताया कि इस वर्ष कोसी नदी का खनन सत्र खुलने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों और स्टोन क्रशर स्वामियों के बीच हुई वार्ता के बाद रेटों का निर्धारण किया गया था। उनका आरोप है कि कुछ समय तक तो क्रशर स्वामियों ने खनन कारोबारियों को निर्धारित रेट पर ही भुगतान किया, लेकिन अब स्टोन क्रशर स्वामी निर्धारित रेट से भी बहुत कम रेट उन्हें दे रहे हैं, जिससे उनके खनन कारोबार पर काफी असर पड़ रहा है। ऐसा था, जब ये हमने खनन सत्र स्टार्ट किया था तो हमारी क्रशर वाहन स्वामियों से बैठ के मीटिंग हुई थी। उसमें एनआरएससी के वाहन स्वामी से बात हुई तो उन्होंने हमारा रेट 19 रुपये खोला था। एएससी में 20 रुपये था। नैनी स्टोन क्रशर में 17 रुपये रेट था। पूरे सीजन के रेट हम लोगों के तय हुए थे और ये भी हुआ था कि हफ्ते के हफ्ते फुल पेमेंट दिया जाएगा। अब इन्होंने हमें क्या है 2500 रुपये तो खर्चा दे रहे हैं ये, और हमारे रेट 12-14 रुपये के इन्होंने अब हमारे इस नेक्स्ट हफ्ते से रेट कर दिए गए हैं। इस वजह से हमने अनिश्चित काल के लिए जो है ये कालशेर और खरंजा दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। जब तक हमारे जो रेट थे तय हुए थे वही रेट पूरे सीजन के नहीं होंगे, जब तक हम जो है नदी नहीं खोलेंगे। खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।